अपने जीवन में बैठा हुआ उनका उन्होंने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर के उस समय के जो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ तो अभी हुआ है, उस समय ये मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और कलम के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना और निष्पक्ष तरीके से काम करना, ये हम संवर्त कुमार रूप जी से जानेंगे कैसे पिताजी के आदर्शों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे हैं और लोगों में जागरूकता और विश्वास कायम कर रहे हैं कि हम छोटे क्षेत्रों में भी रहकर लोगों को जनहितैषी का कार्य कर सकते हैं। मैं बिना देरी से स्वागत करूंगा संवर्त कुमार रूप जी का और उनसे हम जानेंगे कि अभी तक का सफ़र और जो जनसेवा की जो भावना है ये कैसे इनको प्रेरणा मिली पिताजी से, और बहुत सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भैया मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार अंकित जी, और मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हमारे पिताजी स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जी ने अविभाजित कोरिया जिला, जिस समय ये सरगुजा का पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था, उस दौर में ही अपनी सरकारी नौकरी का त्याग करके उन्होंने पत्रकारिता, जनसेवा का बीड़ा उठा लिया। क्योंकि एक होता है ना, एक मन में अंकित जी एक कहना चाहिए कि जो व्यक्ति एक अलग कार्य के लिए अगर पैदा हुआ होता है, हम अगर कहीं भी हाथ पैर मार लें, अगर ईश्वर ने, प्रकृति ने और हमें अगर एक ऐसे किसी कार्य के लिए निर्धारित किया है और हम किसी और कार्य को अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एडजस्टेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ठीक बात है, हम किसी और कार्य के लिए ही बने हुए हैं। तो हमारे पिताजी जो थे वो बड़े प्रकांड तार्किक बुद्धि के धनी। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, और मैं ही नहीं, बड़े कोरिया जिले वासी गर्व करते हैं, यहाँ के लोग गर्व करते हैं। और पिताजी में एक गजब का एक कहना चाहिए अनंत साहस, अनंत धैर्य, अनंत ऊर्जा, अनंत आत्मविश्वास मैंने देखा है। और वो उनका संपूर्ण जीवन जो है लोगों के लिए ही बीता। सरकारी नौकरी का उन्होंने त्याग किया, वो शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर आसीन थे, जिसका उन्होंने त्याग करके जनहित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं और आपके दर्शकों को भी बता दूं कि जो मैं शुरू में कह रहा था कि अविभाजित कोरिया जिला, जो ये सरगुजा का पश्चिमी क्षेत्र था, इस कोरिया जिले में पत्रकारिता की शुरुआत एक रेगुलर अखबार के माध्यम से, मैं क्षमा चाहूँगा, एक पाक्षिक अखबार के माध्यम से पिताजी ने सम्यक संपर्क नामक पाक्षिक अखबार की शुरुआत की। सम्यक संपर्क भी एक ऐसा नाम उन्होंने दिया कि सम्यक रूप से लोगों के साथ संपर्क में रह करके समाज को के ज़रूरतों को, उनके आवश्यकताओं को, और कहीं अगर भ्रष्ट कार्य हो रहा है तो उसमें सबसे पहले कलम चला देते थे। और यही उनका लिखने का शौक जो था, एक साहित्यकार तो थे ही, और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके थे, राष्ट्रीय गौरव सम्मान उनको मिल चुका। और पिताजी की एक कविता मुझे याद आती है, क्या कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कहने को सोचा बहुत किंतु अब सोच रहा क्या कह दूं, कैसे कह दूं, है हृदयहीन सारा समाज, पग पग पर इसका ही कुराज, बंधन ही बंधन सभी और मिल पाता इसका नहीं छोर, हथकड़ियों में हृदय बंधे हैं और बेड़ियों में है प्यार, खुली वासना नृत्य कर रही मस्ती में झूमे संसार, लगता है ऐसे समाज को जल्दी होली में धर दूं, क्या कह दूं। तो एक ओज की रचना भी दिखती है यहाँ पे, और साथ में ये पता चलता है कि एक साहित्यकार जो है वो बदलावकारी है, परिवर्तनकारी है। उसे ये चीज़ें समाज में जो फैली अव्यवस्थाएं हैं, कुरीतियां हैं, वो पसंद नहीं हैं, और वो इस पर करारा प्रहार कर रहा है। तो ऐसा जो व्यक्तित्व है वो किसी बंधन में बंध के नहीं रह सकता, और मेरे पिताजी भी बंधन में बंध के नहीं रहे। उन्होंने फिर अखबार डाला, अखबार को उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की, उन्होंने लोगों के हितबद्ध, पीड़ित लोगों के, शोषितों, दलितों के वो आवाज़ बनकर मुखर आवाज़ उन्होंने निकाली। आपको बता दूं, मैं कोरिया जिला बनाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने अपने अखबार में एक कॉलम हमेशा दिया, पिताजी ने, सम्यक संपर्क में, कोरिया जिले को, पश्चिमी सरगुजा को कोरिया इंगित कर बैकुंठपुर को मुख्यालय बनाओ, अनवरत वो चला। और देखिए, जब ये कोरिया जिला बना तो प्रथम कलेक्टर और एसपी अरुण देव गौतम जी, कलेक्टर साहब, इन्होंने पिताजी को सम्मानित किया। और इनके साथ में आपके एक विनोद शर्मा भैया हैं हमारे पटना से, वो उपस्थित थे।
एक ढेबर जी हैं वो उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर के उस समय के जो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ तो अभी हुआ है, उस समय ये मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ था, जिसके मुखिया भी स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जी थे और बहुत ही अच्छा एक व्यक्तित्व रहा। तो कोरिया जिला को उसका अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और अधिकार मिला उसको। तो कुल मिला के अभी विडंबना यही है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसका अलगाव हो गया। खैर जो भी है, लेकिन वो जो संघर्ष काल था उससे लोगों ने सीख लिया, क्योंकि उस दौर में आपको किसी को सिखाना पढ़ाना या प्रेस दिखाना या ये बताना कि अखबार पढ़ो, बौद्धिक विकास करो, एक बड़ा चीज़ होता था, है ना, उस जमाने में। अभी मेरे एक सवाल है, जैसे अभी आप पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि भ्रष्ट चीज़ों को उजागर करना, तो जो भ्रष्ट शब्द है वो तो पहले की बात है, आपके पिताजी के टाइम पे एक समय हो गया, लेकिन आज की तारीख में हर कोई निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आती जाती हैं पत्रकारिता में, जैसे कि भी सुनने में न्यूज़ वगैरह में सुनने को आता है कि पत्रकारिता बहुत समस्या वाली, मतलब प्रेशर में रहकर काम नहीं कर पा रहे लोग, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इतने सारे हमले, ये सब तो कितना आज की तारीख में कितना चुनौती भरा होता है पत्रकारिता। देखिए, पत्रकारों पर हमले होना जैसे अभी हुआ भी है जी, है ना, अगर वो किसी समाचार को छापते हैं, कुछ सच वो दिखाते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाना, उनके साथ ये होना, ये तो भाई प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उंगली प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहा है। क्योंकि भाई पत्रकारों के लिए सीधी सी बात है कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून जो है वो आता है विधानसभा में, उस पर मुहर भी लगता है, उस पर वो क्रियाशील क्यों नहीं होता? भाई जाहिर सी बात है कि जब वो क्रियाशील होगा तो अगले लोग के ऊपर एक भय होगा, और कहीं ना कहीं उस भय के वातावरण में कि कानून इनके लिए बन गया है, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों में कमी आएगी। आपके लिए कितना चुनौती भरा होता है कि ये जो पेपर है समय क्रांति, इसमें निष्पक्ष तरीके से खबरें प्रकाशित करना, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है? भाई देखो, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा आपसे अंकित जी कि आज का जो दौर है वो पत्रकारिता को सीख के, पढ़ के, अपने बड़ों का अनुसरण करके, बड़ों का मतलब इस पत्रकारिता जगत में जो कीर्तिमान स्थापित किए हुए व्यक्तित्व हैं हमारे भारत देश में, तो ऐसे संपादकों का, लेखों का सबसे बड़ी बात होती है कि आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, उतना अच्छा, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आप लिखोगे, है ना। तो ये पहले अध्ययन होना चाहिए, आपके पास अध्ययन हो, आपकी सामग्री वैसे ही बन गई। और दूसरी चीज, अगर आप केवल इसको व्यवसाय बना लोगे तो आप निष्पक्ष कहाँ रहे? सही बात, आज तो सभी जगह उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, विभागों में कई जगह पे ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। और जब ये कार्य हो रहे हैं, जिसको कहते हैं हम भ्रष्टाचार, जिसकी जड़ें यहाँ हैं तो पूरा ऊपर तक फैली हुई हैं, ये जो भ्रष्टाचार का दानव है, ये आया कहाँ से, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? भाई इसका देन तो भाई हम आप ही है, सही है ना। लेकिन जनता यहाँ पर, इसलिए मैं दोषी जनता को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनता के सामने ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि मुझे अपना कार्य करवाना है, इन प्रकार मेरा काम बन जाए, और इसलिए वो डिमांड को पूरा कर देती है। अब एक हो गया, दो हो गया, फिर उनका आदत हो गया, वो सब लोगों को करने लगे। और वो ऐसे लोग जिनके, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनके पास कोई सुविधा ही नहीं है साहब, वो लोग फिर वो कैसे उसको आपूर्ति करेंगे उनकी? तो कुल, और ऊपर से ये तो ठीक है, लेकिन जो आपकी योजनाएं हैं, सारी चीजें, उसमें बंदरबाट हो जाता है। हाँ, जहां पर लाभ होना चाहिए वहां लाभ नहीं हो रहा है। अधिकारी या तो निरंकुश हो गए हैं, उच्च अधिकारी प्रशासनिक जिनके ऊपर पूरा तंत्र चल रहा है, या तो कुछ निरंकुश हो गए, कुछ बड़े अच्छे अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर सट्टा बाजार के चोरों से साठ-गांठ करके उसका कमीशन खा रहा है, तो मैंने खुद एक ऐसा पुलिस वाला भी दिख रहा है जो अपने फर्ज के लिए अपना बलिदान कर दे रहा है। तो सारे एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं होते हैं, मैंने देखा है, बड़े अच्छे अधिकारी भी देखे हैं मैंने। लेकिन हाँ, अपने तंत्र को सही चलाने के लिए पहले मानसिक बदलाव करना आवश्यक है, और मानसिक बदलाव की ओर कोई सोचता नहीं। पंडो समाज के लिए आपके परिवार ने और आपने अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं लोगों को न्याय दिलवाने में, और वो कहानी का एक बार जिक्र करिएगा जो ग्रामीण बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसको न्याय दिलवाने तक आप काफ़ी लगे रहे हैं। और कैसे एक साथ में एक चीज़ और कि अभी भी आप जंगल एरिया में जैसे जनकपुर और इत्यादि इत्यादि जगह जाते हैं, तो और ये सब बहुत सेंसिटिव संवेदनशील एरिया है, तो कैसे मतलब किस विचारधारा के साथ जाते हैं, और वो जो लोगों को मदद करने का है एकदम इंटीरियर में जाके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और वो कहानी का जिक्र करिए। जी अंकित जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने ये सवाल मुझसे किया। देखिए, पत्रकारिता विरासत में मिली है। पिताजी ने पत्रकारिता
का एक एक जो उनका तरीका था, उनकी जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो कार्य क्षमता थी, एक पुत्र होने के नाते मैंने वो सारी चीज़ों को ग्रहण करना चाहा। दुर्भाग्य था मेरा कि मेरे किशोरावस्था में ही मेरे पिताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया और आज है उनकी पांडुलिपियाँ जो प्रेरणा देती हैं। और ये जो जनहित संघ और पंडो विकास समिति है, जी। आपने अभी जो जिक्र किया, मैं उस पर चलता हूँ। जनहित संघ और पंडो विकास समिति का नींव पिताजी ने रखा, आज से 45 साल पहले रखा उन्होंने। और ये जनहित संघ और पंडो विकास समिति प्रकाश में कैसे आया, पहले मैं वो 2 मिनट आपको बता देता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। हमारे इस जब वही दौर, हम उसी दौर पे चले जाते, अविभाजित सरगुजा संभाग ये पूरा था। कहना चाहिए सरगुजा संभाग बहुत ही लंबा। अब तो देखिए वहां पे 3 जिले हो गए, मनेंद्रगढ़, कोरिया और अंबिकापुर, है ना। अरे 4 हो गए, एक सूरजपुर भी इंक्लूड है, बलरामपुर भी हो गए। तो अब देखिए ये खैर, तो इतने सारे जिले उसमें निकल गए। वो पूरा एक जो हमारा संभाग था, सरगुजा संभाग, तो ये जो आपका जनकपुर क्षेत्र था, यहाँ पे ये पंडो बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य, विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है। और इस क्षेत्र में पंडो जनजाति के लिए एक लोगों के सामने एक झूठा प्रचार था, मैं कहूँगा भ्रम जाल। वो प्रचार था कि वहाँ पे पंडो जनजाति वाले लोग तीर धनुष से, भाई ये बड़ा खौफ हो गया लोगों को, अधिकारियों के मन में डर बैठ गया कि नहीं जाएंगे वहाँ, है ना। मारा होगा कोई ऐसा व्यक्ति, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, सही ये बात भी कहाँ से उठी होगी। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को किसी ने आघात पहुंचाया होगा और उस बाहुल्य क्षेत्र में ही पहुंचाया होगा, तो वैसे ही उसका नाम हो गया कि वो व्यक्ति ऐसा करके होंगे, उन्हीं लोग ऐसा किए होंगे। ये एक जनश्रुति फैल जाती है, फैलने में समय नहीं लगता है, आप खुद ही जानते हैं समाज। तो अंकित जी, फिर ये जो जनश्रुति, ये भ्रम जो फैला हुआ था, ये अधिकारियों तक पहुंच गया। अधिकारियों का स्पष्ट कहना था हम वहां नहीं जाएंगे। अब जब अधिकारी वहां जाएगा नहीं, वहां देखेगा नहीं, निरीक्षण करेगा नहीं, या कोई बता रहा है तो उस चीज को सुनेगा नहीं, कार्यवाही करेगा नहीं, तो क्या विकास संभव है? नहीं संभव, बिल्कुल नहीं है ना। तो यही सिचुएशन, यही पूरा वातावरण निर्मित था। इसके बाद क्या हुआ कि पिताजी वहां स्वयं गए और वो वहां पर जा करके उन पंडो जनजाति के बीच में रहे। एक एक जगह, अब कहता हूं मैं कि यहाँ से उन्होंने शुरुआत कर दिया था। ये आपका बरबसपुर, इधर महाराजपुर, इधर आगे बढ़ते हुए घुटरा से आगे बिहारपुर, फिर बरेल, मंटोलिया, किल्हारी, धोवाताल, बहरासी, वो पूरा मनोहर, आपका पूरा वो क्या कहते हैं हरचौका, सीतामढ़ी से लेकर के पूरा आपका खिसकोली, रिसागाड़ा, कमरजी, कोटाडोल, इन सारे क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। और पंडो बाहुल्य, बैगा बाहुल्य क्षेत्र में वो गए और उन्होंने उन जनजातियों को शिक्षित किया और उन्हें यहाँ बैकुंठपुर लेकर। हमारी बहन जो थी, इसके साथ बहुत गलत कृत्य हुआ था, अमानुषिक कृत्य किया गया था। बालिग थी कि नाबालिग थी? ये लड़की आपकी हाँ बालिग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत ही ज्यादा विभत्स घटना कारित की गई थी जी। ये गांव के ही कुछ मंचलों के द्वारा इसे दुर्गा पूजा में दिखाने के बहाने, पंडाल घुमाने के बहाने इनको वहां ना ले जा करके इस बालिका को लेके ये चले गए जंगल, और जंगल में उसके साथ अमानुषिक कृत्य किया गया और वहां पर उसके ऊपर फिर तेजाब फेंक दिया इन्होंने, उसके पूरे शरीर में फेंक दिया। बहुत विभत्स कार्य किया उन्होंने और फिर वो लोग वहां से भाग गए। ये लड़की फिर अपने घर पहुंची, एक गांव वाले ने देखा वहां पर रात को और उसके सहयोग से अपने घर पहुंची और वहां पे बहुत ही बुरा उसका हाल था। और इस केस को एकदम मोड़ दिया गया। इसमें कह दिया गया कि वो फेंसिंग, जो तार की फेंसिंग होती है जंगल विभाग के द्वारा, वो जानवरों के लिए या जिसके लिए, उसमें वो झुलस गई थी और उससे इसका हो गया। तो आप देखिए क्या कर रहा है सिस्टम इन अपराधियों को क्यों बचा रहा है भाई। तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी फैली हैं कि आदमी इतना बिकाऊ हो गया है कि वो अपने वो एक न्याय भी नहीं कर रहा है सही से। हाँ, तो जब ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं तो हमारे जैसे लोगों से नहीं रहा जाता है अंकित जी, और हमने सीधे रुख किया आईजी साहब का। इसमें अपने एक विजय सिंह ठाकुर भैया हैं जो यहाँ पे उपाध्यक्ष पूर्व रहे हैं नगर पालिका में, और उनके एक भतीजे हैं मनीष सिंह ठाकुर, भी हमारे भाई हैं। उन्होंने जब हमको इस चीज़ की जानकारी दी और ये लोग थाने का, सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ये लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले थे, तो मैंने बोला घेराव करके क्या मिलेगा, वो भी तो निर्देश ही देंगे। तो हमारी इनकी परिचर्चा हुई और हमने सीधे रुख किया आईजी कार्यालय का। आईजी कार्यालय रात को
हाजी साहब ने बहुत सपोर्ट किया और वहां पे जितने रीडर थे उन्होंने उनको भी बहुत बुरा लगा ये सारी वस्तुस्थिति जब हमने स्पष्ट कर दी कि उसके साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ है और इस पे होना चाहिए। और हमने उनसे रात को ही हमने पूरा पेन ड्राइव में पूरा लिखित में हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, उसको उसकी एक फाइल ही बनी हुई है उस बहन की, तो हमने वहीं पे जमा कर दिया। उसके बाद फिर हमने वहां पे कालरा बर्न यूनिट, आप जानते होंगे रायपुर का डॉक्टर सुनील कालरा का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, तो वहां वो लड़की भर्ती थी वो, है ना। और उसके बाद फिर हमने वहां से भी संवाद स्थापित किया। डॉक्टर से जब हमने बात करी, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई इसके साथ तो हुआ है H2SO4 अटैक, है ना, तो एसिड का तो है। तो उसके बाद फिर वहां से ये सारी चीजें हुई और आईजी साहब ने निर्देश किया, यहाँ मोनिका ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक थी, उनको पुनः जांच के लिए उन्होंने किया। और हम यहीं नहीं रुके, फिर इसके बाद हम रायपुर भी गए। रायपुर में जाकर के हमने गृह मंत्री से हम मिले, विजय शर्मा जी से मिले, और विजय शर्मा जी को भी ये चीज बहुत खराब लगी। उन्होंने कहा कि हाँ उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, हम बिल्कुल इसमें करेंगे। हम वहां भी नहीं रुके, पुलिस आयुक्त के पास हम गए, वहां भी हमारी बात हुई, वहां से भी हमको यही चीज आश्वासन मिला। उसके बाद हम यहाँ नहीं रुके साहब, हम मुख्यमंत्री के पास गए और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसमें त्वरित कार्यवाही कर दी और उस बच्ची को न्याय मिला, उसे कुछ आर्थिक सहायता भी अच्छी मिली और वो दोनों अपराधियों को मतलब उनकी सजा भी मिली। तो ये हाँ जी, तो यही हमारा कार्य है और हम अपने कार्यों में बिल्कुल आगे बढ़ने को सोचते हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। अभी आप समाचार पत्र के माध्यम से, अपने सम्यक क्रांति के माध्यम से, और आप जो कर रहे हैं रूरल बेल्ट के लिए, तो किस तरह से आगने वाले कुछ समय में क्या देखना चाहते हैं? और बैकुंठपुर के लिए देखिए, मैं कहूँ एक साहित्यकार भी हूँ जी, और आपने अभी जो एक साहित्य से जुड़ा मुझसे सवाल पूछा था उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि एक व्यक्तित्व हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जी, तो वो एक राष्ट्र कवि हैं, लेकिन मैं उनको महाकवि का दर्जा देकर के अपने जीवन में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का, भाग्य केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसीलिए तटस्थ नहीं रहना है, अपने कर्म को प्रेरित रहना है और कर्म करते हुए, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के मार्ग पे चलते हुए हमको कार्य करना है। आप जान गए होंगे ये नहीं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी एक और लाइन है जो आपको पता भी होगा, बड़ा फेमस है, वो प्रसिद्ध वाक्य है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है, रश्मि रथी का। जी हाँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने बड़ों के अनुभव से कार्य करते हुए, सीखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट है, जो गलत है ना, और इसकी जड़ें तो ऐसी फैली हैं, ये विशाल वट वृक्ष है, इसको इतने जल्दी नस्ता धरा में उसको गिराया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम प्रयास तो कर सकते हैं कि शोषितों पीड़ितों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले। हम प्रयास करने से पीछे क्यों हटे? सही बात। हम मनुष्य हैं, पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान की इकाई में ज्ञानावस्था की हम इकाई हैं। ईश्वर ने हमको एक मनुष्य बना के भेजा है, मति दिया है, मतिमान है, तो हम अपने मति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि यही तो मनुष्यता है, अपने लिए तो कोई भी जीता है। सही बात। भौतिक कलमश के चक्कर में तो हर कोई बंधा है। अब मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा ये हो, अच्छा हो, सब मेरे पास हो। किसके पास तो भाई छत नहीं है, सही बात, किसी के पास तो रोटी नहीं है, किसी के पास तो एक समय अगर वो जी ले रहा है तो दूसरे समय के जीने के लिए उसको समस्याएं। तो अगर उनका भला हो जाए तब आपका मानव जन्म सफल है, मैं ये सोचता हूं और इसी पर मैं कार्य कर रहा हूं और मेरे जितने भी लोग हैं वो इसी पर कार्य करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी तरह से काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।